सींग, ठीक है, इनसे बने हुए औजार। देखो सबसे स्पेशल चीज है ना, ये हमने आपसे पहले वाले स्थलों में ये चीज नहीं पढ़ी थी। तो देखो हिरण के सींग से बने औजार और हड्डियों से बने औजार तथा कृष्ण लोहित, यानी कृष्ण मीन्स जैसे संस्कृत में कृष्ण का मतलब होता है काला, ब्लैक कलर, है ना, और लोहित, लोहित मतलब रेड, यानी ब्लैक एंड रेड मृदभांड वेयर, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर्स हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब कृष्ण लोहित रंग के, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर्स हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रथम बार यहीं से हमें प्राप्त हुए, पहली बार ये ब्लैक एंड रेड कलर के जो मृदभांड है, जो बर्तन है, सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार के चिरांद नामक स्थल से। इसके अलावा वृत्ताकार झोपड़ियाँ, ठीक है, वृत्ताकार झोपड़ियाँ हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। वृत्ताकार झोपड़ी समझते हो, कल भी मैंने बताया था, ठीक है, गोलाकार प्रकार की झोपड़ियाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस किस प्रकार के अनाज का ये लोग प्रयोग किया करते होंगे? तो देखो यहाँ से क्या क्या, धान, धान यानी चावल। इसके अलावा दालों में देखो मसूर की दाल, मूंग, गेहूं, जौ, इतने प्रकार की फसलों के हमें यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो मछली पकड़ने के कांटे, मतलब इससे सिद्ध होता है कि ये लोग मछली पकड़ने लग गए होंगे, शायद मत्स्य पालन भी करते होंगे या फिर उसको खाने के लिए प्रयोग में लेते होंगे। तो यहाँ से देखो मछली पकड़ने के कांटे, और यहाँ से हमें चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है, साक्ष्यों से हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। और देखो किस जगह पर ये प्राप्त हुआ है? तो देखो गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी, मतलब जो ये नदियाँ हैं हमारी, और ये देखो घाघरा नदी, है ना, इनके किनारों पर ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। अब देखो मछली पकड़ने का कांटा, तो मछली हमें किसी नदी के आसपास के क्षेत्र में तो मछली पकड़ेंगे, या फिर कोई तालाब, इस तरीके से। तो देखो इन नदियों के किनारे हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। इसके बाद में देखो पूर्वी भारत में एक स्थल है नरहन, जो कहाँ पर है? यूपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, स्थल का नाम याद रखना है आपको। नरहन नाम का स्थल है, कहाँ पर है? यूपी के गोरखपुर जिले में। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये क्षेत्र किससे संबंधित है? नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। इसके अलावा सोहगोरा नामक स्थल है, जो ये भी एक नवपाषाण कालीन स्थल है। देखो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में एक दो नदियों के नाम मिलते हैं, राप्ती, देखो ताप्ती नदी अलग है, ये है राप्ती, और आमी नदी, ठीक है। ये राप्ती और आमी नदियों के किनारे ये एक क्षेत्र मिलता है हमें, सोहगोरा नाम का, ठीक है। इसके अलावा देखो असम की पहाड़ियों और मेघालय में स्थित गारो, देखो आपने मेघालय जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मेघालय में ये पहाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। इन पहाड़ियों से हमें नवपाषाण कालीन साक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके आगे हम देखें तो अब देखो दक्षिण भारत, हम दक्षिण भारत के स्थलों की चर्चा करते हैं। तो दक्षिण भारत में आप सबको पता ही है, मैप तो सबको याद ही होगा। दक्षिण भारत में जैसे नदियाँ कौन कौन सी बहती है? गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, ये लगभग दक्षिण भारत की अधिकतर दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो आपको ये भी पता ही होगा कि अब तक हमने जितने भी स्थल देखे, मनुष्य का निवास स्थान देखा, सभी किसी न किसी जल के स्रोत के आसपास ही निवास करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए जल की आवश्यकता हो, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जल मनुष्य के जीवन के लिए। तो जितने भी स्थल हमें अधिकतर मिले, हमेशा अधिकतर किसी न किसी नदी के किनारे, किसी न किसी पानी के स्थल के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो देखो ये दक्षिण भारत में भी जो ये क्षेत्र हमें मिलते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? देखो गोदावरी नदी के दक्षिण में, ठीक है, कृष्णा और कावेरी नदियों के आसपास ही दक्षिण भारत की नदियां हैं। यहाँ पर इनके आसपास स्थित मैदानी भाग, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ पे मानव के निवास स्थान के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर मनुष्य का निवास स्थान रहा होगा, ठीक है। इसके आगे देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का विकास उत्तरी भारत के नवपाषाण काल की अपेक्षा देरी से माना जाता है। देखो ये डिफरेंस है, उत्तरी भारत में जो भी नवपाषाण कालीन क्षेत्रों का विकास हुआ वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो नवपाषाण कालीन का विकास हो उससे पहले ही हो गया था, दक्षिण भारत में इनका विकास बाद में हुआ था। अब देखो दक्षिण भारत में पत्थरों की प्रचुरता, मतलब मानव का जीवन पत्थरों से रिलेटेड, वो गुफाओं में इनके ये सारी चीज़ें शिकार के लिए, ये उनके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी। तो इनकी उपलब्धता पर्याप्त रूप से होने के कारण यहाँ लगभग 850 से भी अधिक नवपाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य में प्राप्त हुए कहाँ पर? दक्षिण भारत में लगभग 850 से भी अधिक यहाँ पर हमें बस्तियाँ पाई गई है। मतलब इंसान जो मनुष्य था वो एक जगह रहने लग गया था, एक जगह निवास करने लग गया था, आपस में सभी लोग एक जगह मिलकर रहने लग गए थे। तो यहाँ पर बस्तियों का निर्माण हुआ और हमें लगभग इतनी बस्तियों के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके आगे देखें तो कर्नाटक में हम बात करें, कर्नाटक में कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से नवपाषाण कालीन स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। तो एक तो हल्लूर नाम का स्थान है, आपको स्थान नाम रखना है बस, ज़्यादा डिटेल इनके बारे में आपको इसमें और कोई चीज़ याद नहीं रखनी है। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको स्थल का नाम ध्यान में रखना है, ये स्थल कहाँ से संबंधित है, कहाँ पर है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो कर्नाटक के अंदर हल्लूर नामक स्थान है जो नवपाषाण काल का और मध्य पाषाण काल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र का। देखो इस चीज़ के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। मतलब किसी भी चीज़ का संक्रमण काल क्या होता है? संक्रमण काल उस काल को कहते हैं कि पहले वाले काल की समाप्ति और आगे आने वाले काल की शुरुआत के बीच का काल, जहाँ पर ना तो पहले वाला काल पूरी तरीके से खत्म होता है, ना ही आने वाला जो काल है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो पाता है। मतलब दोनों की सिमिलरिटीज, दोनों की विशेषताएं उसके अंदर मौजूद होती है। तो हल्लूर जो स्थान है कर्नाटक का, ये एक ऐसा स्थल है जो नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मध्य का संक्रमण स्थल क्षेत्र था। मतलब मध्य पाषाण काल की समाप्ति के दौरान यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ पर ही नवपाषाण काल की शुरुआत के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में इस चीज़ को ध्यान में रखना। आगे देखो वाटगल, ये स्थल है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये जो स्थल है ये कहाँ पर है? कर्नाटक का एक जिला है रायचूर। ठीक है, कर्नाटक के रायचूर नामक जिले में ये स्थल है और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक बहुत अलग विशेषता यहाँ पर पाई गई है कि अनाज संग्रहित किए जाने के लिए ये सबसे विशिष्ट स्थल था। मतलब यहाँ पर ये एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए हैं? अनाज एकत्रित करने का, अनाज संग्रहण करने के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके आगे अनाज संग्रहण करने के लिए घरों का प्रयोग करते थे। घरों में मतलब अनाज संग्रहण करने के लिए ये अलग से घरों का निर्माण किया करते थे। अपने घरों में, निवास स्थलों में ही ये अपने खाने पीने की वस्तुएं, सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित किया करते थे। अब देखो यहाँ पर हमें एक सबसे अलग प्रकार की चीज़ प्राप्त हुई है। यहाँ से सुपारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ से इस स्थल से हमें सुपारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अलग चीज़ हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक मिट्टी की ऐसी मूर्ति हमें मिली है, मृण मूर्ति, जिसे हम कह सकते हैं मिट्टी की मूर्ति। हमें यहाँ से ऐसी मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसका केवल धड़ ही बना हुआ था, उस मूर्ति पर सर नहीं था। हो सकता है कि संपूर्ण पूरे धड़, सिर सहित उस मूर्ति का निर्माण किया गया होगा, लेकिन किसी कारणवश या वो टूट गई होगी, फूट गई होगी किसी भी तरीके से, है ना। तो यहाँ से हमें मिट्टी की एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है, महिला की मूर्ति। किसकी थी? महिला की, एक स्त्री की मूर्ति थी। उसके जो हमें प्राप्त हुआ उसमें केवल उसका धड़ ही था, उसका सर नहीं था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कहाँ प्राप्त हुआ है? कर्नाटक के वाटकल में। कहाँ पे स्थित है? रायचूर जिले में।
इसके बाद में देखो बुधिहाल नाम की जगह है, ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में ही। देखो यहाँ पर जो ये बुधिहाल नामक क्षेत्र है, स्थल है, इसका उत्खनन कार्य 1993 में के पदैया के द्वारा किया गया था। इसके निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, हम जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, सारे के सारे स्थलों के उत्खनन करता हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो स्थल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो उनके सारे मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। इसके अलावा सारे स्थलों के उत्खनन करता, खोज की डिटेल, सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हमें केवल जो मेन स्थल है उनकी चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना है, बाकी इनका हमें नाम ध्यान में रखना है और स्थान ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से चर्ट नामक पत्थर, मतलब पत्थर का एक प्रकार है, चर्ट पत्थर है ना, उसके बहुत मात्रा में, अनेक संख्या में यहाँ से हमें उससे पत्थरों से निर्मित सामग्री हमें प्राप्त हुई है। अब इस स्थल पर देखो हमें एक चीज और प्राप्त हुई है, राख के टीले हमें प्राप्त हुए हैं और पशुपालन के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। राख के टीले मतलब हो सकता है कि इतनी सारी राख के ढेर वहाँ पर कैसे हुए, हो सकता है कि वहाँ पर अग्निकांड हुआ हो, अग्नि लग गई हो, आग लग गई हो, या फिर कुछ और भी घटना घटित तो हो सकती है। ये सिर्फ अनुमान के आधार पर कहा जाता है। तो देखो यहाँ से हमें राख के टीलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। फिर इसके आगे हम देखें तो देखो यहाँ से एक सबसे विशिष्ट, सबसे स्पेशल चीज हमें मिलती है। क्या मिलती है? एक घर में, यहाँ से इस स्थल से हमें एक ऐसा घर प्राप्त होता है जिसमें एक ही साथ, एक ही स्थान पर 10 शिशु, 10 बालक, उनको एक जगह दफनाया हुआ था। 10 बालकों के डेड बॉडीज, 10 बालकों के शव एक ही स्थान पर, एक ही घर के अंदर, उसके फर्श के नीचे हमें उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, 10 शिशुओं को दफनाए जाने के साक्ष्य। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर सामूहिक भोजन के साक्ष्य, ऐसा माना जाता है कि हो सकता है यहाँ पर इनका कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्होंने किया होगा, सामाजिक कार्यक्रम कुछ किया होगा, कुछ बहुत से आसपास के लोगों को सबको एक जगह इकट्ठा करके कुछ प्रोग्राम इन्होंने किया होगा, कुछ भी। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? सामूहिक भोजन के साक्ष्य। इसके अलावा बूचड़ खाने, मतलब कसाई खाना, कसाई घर जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर एक साथ बहुत से जानवरों को एक साथ काटा जाता है, उनका ठीक है, उनकी हत्या कर दी जाती है मांस के लिए। हो सकता है ये खाने में प्रयोग किए जाते होंगे, खाते होंगे मांस। तो यहाँ से हमें देखो ये 2-3 चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? 10 शिशुओं को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य, ठीक है, और सामूहिक भोजन के साक्ष्य, और कसाई घर, इसके साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में देखो कर्नाटक में एक स्थल है वेल्लारी। कर्नाटक में एक स्थल है वेल्लारी। वेल्लारी नामक स्थल है, यहाँ से हमें एक कारखाना प्राप्त हुआ है। कारखाना मतलब फैक्ट्री, तो जानते हो ना, फैक्ट्री, कारखाना हमें प्राप्त हुआ है। कैसा? औजार बनाने का। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ बनाई जाती होगी, औजार बनाए जाते होंगे, तो हमें यहाँ से इसकी कारखाना प्राप्त होता है। इसके अलावा देखो एक स्थल है पीकली हल, ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से स्थायी बस्ती है ना, स्थायी बस्ती एक जगह, और चित्रांकन, मतलब ये लोग यहाँ पर चित्रांकन करने लग गए थे, चित्रों का निर्माण करते थे, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखो एक स्थल है टेकलकोटा। ये जो स्थल है, यहाँ से सर्वाधिक समाधान, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाने के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से देखो एक सबसे स्पेशल चीज़, यहाँ पर सोने की बनी हुई कान की बालियाँ, मतलब आभूषण होता है ना पहनने का, वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब देखो आप एक अनुमान लगाइए कि हम पढ़ रहे हैं नवपाषाण कालीन स्थल। अभी हमने पढ़ा कि नवपाषाण काल तो ऐसा काल था जहाँ पर
ओनली ना तो धातु का प्रयोग हुआ था, ना ही यहाँ से कुछ और अन्य चीज़ों का उपयोग होने लगा था, तो सोने के आभूषण कैसे प्राप्त हुए? तो देखो इसका रीजन क्या है, नवपाषाण काल के बाद में जो दूसरे काल स्टार्ट हुए होंगे, उसके बाद में ताम्रपाषाण काल के बाद में आने वाले अलग अलग कालों के दौरान अलग अलग धातुओं का प्रयोग होने लग गया था। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें उसकी हो, लेकिन हमें खुदाई के दौरान इसके भी हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर सोने के आभूषण कैसे प्राप्त हो गए। ये बाद वाले काल के दौरान निर्मित की गई चीज़ें हैं और उनके द्वारा प्रयोग में की गई चीज़ें हैं जो हमें उस समय ये प्राप्त हुए। इसके बाद में देखो ब्रह्मगिरी व संगनकल्लू, ये दो स्थान है ना। यहाँ से हमें राख के टीले और स्थायी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। अब देखो ये संगनकल्लू, ये जो जगह है ये कर्नाटक में सर्वप्रथम, ये पहला ऐसा स्थल है, कर्नाटक का पहला स्थल है जहाँ से नवपाषाण कालीन स्थल हमें प्राप्त होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कर्नाटक का सबसे पहला स्थल या किसी भी स्थल का पहला स्थल, ऐसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में देखो हम आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करें, आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ का स्थल नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश का प्रथम ज्ञात नवपाषाण कालीन स्थल है। आंध्र प्रदेश का प्रथम ज्ञात नवपाषाण कालीन स्थल है, आंध्र प्रदेश का पहला स्थल जहाँ से हमें नवपाषाण कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखो हमने कर्नाटक का क्या पढ़ा, संगनकल्लू, और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। कर्नाटक का नवपाषाण कालीन प्रथम स्थल संगनकल्लू और आंध्र प्रदेश का प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल नागार्जुन कोंडा। ठीक है, ये दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ज्ञात नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब एक स्थल है उत्तनूर। ठीक है, उत्तनूर से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से लकड़ी की घेराबंदी वाले बाड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब पशुओं को एक जगह रखे जाने वाला क्षेत्र जो बाड़ा बना दिया जाता है ना, वहाँ पर बहुत सारे पशुओं को एक जगह एकत्रित करके और वहाँ पर पशुओं के गोबर को इकट्ठा किया जाता होगा और एक साथ जला दिया गया जाता। मतलब हमें कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि कोई बाड़ा बनाया हुआ है, वहाँ पर पशुओं के एक जगह यहाँ पर गोबर को इकट्ठा किया जाता होगा और उसमें उसका राख का ढेर हमें प्राप्त होता है ना, और उस राख के ढेर पर पशुओं के निशान, पैरों के निशान हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। अनुमान, इससे अनुमान लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर कोई आग लग गई होगी, किसी भी तरीके से अन्य कोई भी घटना घटित हो गई होगी, या फिर उन्होंने जानबूझ के उस स्थल पर आग लगा दी होगी। हम कुछ नहीं कह सकते, केवल साक्ष्य के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा देखो आगे हम बात करें, यहाँ से पत्थरों के कुल्हड़, चमकीले मृतभांड प्राप्त हुए हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अनंतपुर और कुड़ापहर नामक स्थल है दक्षिण भारत में। यहाँ से कोडियों की चूड़ियाँ, कोडियाँ जानते हो ना, कोडियाँ होती है, उनकी चूड़ियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो ये असम वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, ये थोड़ा बाद वाली स्लाइड में ऐड हो गए। असम के अपने पूर्वी भारत की बात की थी, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन से स्थल रह गए उसमें। तो देखो असम में स्थित दोजली हडिंग नामक स्थल है, जहाँ से हमें खरल व मुसल, मतलब ये औजार है। मुसल जैसे किसी चीज़ को कूटने पीटने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला औजार, और खरल यानी मतलब वही किसी चीज़ में इनको काम में लेते होंगे। ठीक है, तो ये हमें औजार प्राप्त हुए दोजली हडिंग से, क्या खरल और मुसल जैसे औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखो यहाँ से एक किस्म का, अलग ही किस्म का पत्थर मिला है, जेडाइट किस्म का। ऐसा माना जाता है कि ये जो पत्थर है चीन से आयात किया गया होगा, चीन से आयात किया गया पत्थर के साक्ष्य हमें मिलते हैं। और काष्ठाश्म यानी लकड़ी के औजार भी मिले हैं यहाँ से। देखो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, पत्थरों के, हड्डियों के, यहाँ पर पहली बार देखो लकड़ी के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर
उत्खनन में ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। और ऐसे बर्तन वही जो हमने पहले वाले सभ्यता स्थलों में भी पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। इसके आगे अगर हम बात करें तो देखो, आप देखिए लगभग हमने सारे स्थलों की चर्चा कर ली, नवपाषाणकालीन स्थल, ठीक है। इन स्थलों के साथ में ही हमने सारे नवपाषाणकालीन स्थलों की चर्चा कर ली, ठीक है। अब अभी जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही अब नवपाषाण काल खत्म हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल के तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नवपाषाण काल के बाद में हमें एक अलग सभ्यता देखने को मिलती है, एक अलग संस्कृति हमें देखने को मिलती है। कौन सी संस्कृति हमें प्राप्त होती है, हम उस संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, हम बात करें देखो पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पाषाण काल को हम पढ़ रहे थे। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, उन तीनों भागों को हमने अलग अलग पढ़ लिया। उसमें आई होप उसमें आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। हमने डिटेल से अच्छे से हमारी जो 5-6 क्लासेज हो चुकी है, ये ओनली पाषाण काल पर आधारित थी। प्राग ऐतिहासिक काल के ऊपर हमारी ये क्लासेस थी। अच्छे से मुझे लगता है कि आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा, ठीक है। अब इस काल में 1-2 पार्ट अलग से और पढ़े जाते हैं। देखो 2 पार्ट कौन कौन से, एक तो पढ़ा जाता है ताम्र पाषाण काल, इसके अलावा एक होता है महापाषाण काल। ताम्र पाषाण काल कैलकोलिथिक एज, ठीक है। ताम्र पाषाण काल कैलकोलिथिक एज और महापाषाण काल मेगालिथिक एज। हम कैलकोलिथिक एज और मेगालिथिक एज के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो अब हम ये दोनों अलग पार्ट हैं, किसके पढ़ रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक एज के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। तो देखो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा ताम्रपाषाण काल, ठीक है। हम कैलकोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इसका कालक्रम कितना माना जाता है, इसका कालक्रम माना जाता है 4000 BC से 1500 BC तक, मतलब वैदिक सभ्यता तक, लगभग वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है तब तक ये कैलकोलिथिक ताम्रपाषाण काल का समय माना जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि ताम्रपाषाण काल क्या होता है ना। और इसके अलावा हम महापाषाण के काल के बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इतिहास का जब हमने डिवाइडेशन किया था, इतिहास का वर्गीकरण किया था, तो हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। नंबर फर्स्ट प्राग ऐतिहासिक काल में बांटा था, ठीक है। नंबर सेकंड हमने आद्य ऐतिहासिक काल में बांटा था। मैंने बताया था आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक एज में हमने बताया कि हम कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। कहीं जगह इसका नाम सिंधु घाटी, इसको मतलब सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज में पढ़ते हैं। अब जिस तरीके से प्री हिस्टोरिक एज में हम स्टोन एज के अलावा हम पढ़ेंगे कैलकोलिथिक एज एंड मेगालिथिक एज हम पढ़ेंगे, तो उसी तरह सेम हम प्रोटो हिस्टोरिक एज में ब्रोंज एज यानी कांस्य युग के अलावा हम इसमें एक एज और पढ़ेंगे, लोह काल यानी आयरन एज, ठीक है। ये आता है सिंधु सभ्यता में और लोह काल आयरन एज पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता में, ठीक है। ये आगे वाले हमारे क्लासेस में ऐड हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में, ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्राग, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने बताया प्राग ऐतिहासिक काल को विशेषताओं के आधार पर पाषाण काल के अलावा 2 अन्य भागों में भी डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेशन किया जाता है इसका। तो देखो कौन कौन से में,
एक तो ताम्रपाषाण काल, एक महापाषाण काल। ठीक है, अब ताम्रपाषाण काल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ताम्रपाषाण काल में देखो, ये आगे वाली वो बात आ गई, आदि ऐतिहासिक काल को भी विशेषताओं के आधार पर कांस्य युगीन और लौह युग में विभाजित किया गया है। इसके अलावा देखो, अब हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो देखो, इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह पीरियड, इतिहास का वह समय जिसमें मनुष्य के द्वारा पत्थरों के औजारों के साथ साथ अब तांबे के औजारों का प्रयोग शुरू हो चुका था। मनुष्य स्टोन एज से बाहर निकलकर थोड़ा धातु की तरफ अग्रसित हो गया था, धातुओं का वो प्रयोग करना सीख गया था। तो उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मतलब इसमें तांबा भी प्रयोग में लिया जा रहा था। ठीक है, तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था, लेकिन अब जिस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी सभ्यता एकदम से समाप्त नहीं होती है, कोई भी घटना एकदम से घटित नहीं होती है, या और कोई भी नई चीज़ एकदम से स्टार्ट नहीं होती है। थोड़ा किसी भी चीज़ को शुरू होने में और ख़त्म होने में समय लगता है। ठीक है, तो नवपाषाण काल समाप्त हुआ तो एक साथ से नवपाषाण काल समाप्त नहीं हो गया। तो और ताम्रपाषाण काल अगर स्टार्ट हुआ तो एकदम से ताम्रपाषाण काल भी शुरू नहीं हो गया था। तो नवपाषाण काल यहाँ खत्म होता है। ये जो काल है ये खत्म होता है, और ताम्र की खोज हो जाने के कारण ये काल शुरू होता है। तो इसका अंत और इसकी शुरुआत होती है। उस काल को किस नाम से जाना गया? ताम्रपाषाण। एक साथ, ठीक है, ताम्र और पाषाण दोनों की एज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, दोनों का काल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें देखो, इसका टाइम है 4000 BC से 1500 BC, मतलब बिफोर ये जो है ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अब हम देखो, मनुष्य के द्वारा प्रयोग में ली गई प्रथम धातु तांबा है, सब जानते हैं। ये देखो, ये मैंने बता दिया कि ताम्रपाषाण काल का आरंभ, नवपाषाण काल की समाप्ति और हड़प्पा सभ्यता के ठीक पहले हड़प्पा, क्योंकि ताम्रपाषाण काल जब खत्म होता है उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता लगभग स्टार्ट हो जाती है। तो ताम्रपाषाण काल कब का है? नवपाषाण काल की समाप्ति और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत का समय ताम्रपाषाण काल है। और ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद में तांबे की खोज होती है और तांबे के प्रयोग में लिए जाते हैं और सारी चीज़ें तांबे की बनाई जाती है। तो उन दोनों का जो मिश्रण, दोनों का समय एक जैसा होता है लगभग, तो वहाँ पर दोनों चीज़ों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, वो ताम्रपाषाण कालीन समय माना जाता है। तो देखो, इनके साक्ष्य हमें कहाँ और कब कैसे हमें प्राप्त होते हैं? तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के साक्ष्य वही प्राग हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पहले, हड़प्पा सभ्यता से के शुरुआत से पहले का समय प्राग हड़प्पा कहलाता है। और हड़प्पा के समकालीन, जब हड़प्पा सभ्यता का विकास पूर्ण तरीके से हो चुका था, हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित रूप में आ चुकी थी। क्योंकि आपको पता है एकदम से कोई भी सभ्यता का बसावट नहीं होती है। ठीक है, एकदम से कोई भी सभ्यता विकसित रूप में नहीं आ जाती है। किसी भी चीज़ की को विकास, पूर्ण तरीके से उसका विकास होने में समय लगता है, टाइम लगता है। जैसे किसी नगरों की स्थापना अगर हो तो एकदम से कोई भी स्थल एकदम से विकसित नगर नहीं बन जाता है। जैसे हम किसी भी शहर की बात कर लें तो क्या आपको पता है कोई भी शहर आज से 20 साल पहले भी ऐसा ही था, या आज से 50 साल पहले भी ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। सेम उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता, जो हम पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले वो अर्ध विकसित यानी कम विकसित थी, तो उसको क्या कहा जाता है? प्राग हड़प्पा। ठीक है, प्राग हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व विकसित हड़प्पा से पहले का जो समय था, उसमें प्राग हड़प्पा से लेके विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय, तब तक हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इसके ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है,
इसके बाद में हम बात करें, देखो हड़प्पा सभ्यता का समय हम कितना पढ़ते हैं, 2500 BC से लेके 1750 लगभग, जो ये मान्य सर्वमान्य मत है। इसके अलावा 3000 BC से 1700, मतलब कई जगह ये भी आता है। तो लगभग ये जो टाइम है ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है ये। लेकिन हमने ताम्रपाषाण सभ्यता का क्या समय क्या पढ़ा, ताम्र पाषाण, इसका समय हमने क्या पढ़ा, देखो 4000 BC से लेके 1500 BC, मतलब यहाँ पर वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है, आयरन एज स्टार्ट हो जाता है ना। तो नवपाषाण काल के अंत से लेकर संपूर्ण हड़प्पा काल का, प्राग हड़प्पा काल भी, विकसित हड़प्पा भी और उत्तर हड़प्पा काल का पूरा समय काउंट करते हुए वैदिक काल स्टार्ट हो जाने तक ताम्रपाषाण संस्कृति पाई जाती है। ठीक है, मुझे आपको ये चीज़ समझ में तो आई होगी। ठीक है, इसके आगे देखो हम बात करें, ताम्रपाषाणिक काल का अर्थ मैं बता चुकी, पत्थर और तांबे के औजारों का एक साथ प्रयोग करने की व्यवस्था। ठीक है, ये मैम अब देखिए एक बार, ये चेक करिए। तो देखो ये तांबे के औजार और पत्थरों के औजार एक साथ उपयोग करने की व्यवस्था ही नवपाषाण काल के बाद में, मतलब ये स्टार्ट हो जाती है। एक मिनट वेट करिए आप। इसके आगे हम देखें, जब ताम्रकालीन व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी थी तो औजारों के साथ पाषाण, मतलब पत्थरों के औजार, तांबा जो धातु है उसके औजारों के साथ में पाषाण के औजार भी प्रयोग में लिए जा रहे थे इस काल में। ठीक है, अब देखो हम अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताओं की बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनकी कैसी विशेषताएं थी। ये संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थी। यहाँ के लोग, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोग ग्रामीण संस्कृति वाले लोग थे और इसके अलावा प्रकृति के करीब अर्थात नदियों पहाड़ों के आसपास के क्षेत्र में निवास किया करते थे, पशुपालन और कृषि किया करते थे। देखो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे 4-5 स्टेटमेंट्स दे दिए, उनमें ताम्रपाषाण कालीन विशेषताएं दे दी और एक अलग स्टेटमेंट दे दिया कि ताम्रपाषाण कालीन नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो गलत हो गया ना, नगरीय सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता थी। या फिर मान लो आपसे ऐसे पूछ ले कि ताम्रपाषाण कालीन लोग पशुपालन से अनजान थे, पशुपालन नहीं करते थे या कृषि नहीं करते थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। मेटल टूल्स मतलब धातु के उपकरण और स्टोन टूल्स पत्थर के उपकरण दोनों को एक साथ प्रयोग में लिया जाने लग गया था। ठीक है, तो इस एज को क्या कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे देखो, विशेषताएं आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है। विशेषताएं कौन कौन सी, ग्रामीण संस्कृति थी। अब देखो ग्रामीण संस्कृति होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति के करीब रहेंगे। ग्रामीण सभ्यताओं का आपको सबको जानकारी होगी। ग्रामीण सभ्यता, गांव कहाँ होते हैं, एकदम प्रकृति के करीब, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, नदियाँ, पहाड़, झरने, इन सारी चीज़ों के आसपास खुले मैदान, उनमें देखो पशुपालन, कृषि, ये सारी चीज़ें वो किया करते थे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, ताम्रपाषाण काल के लोग कभी कभी निम्न गुणवत्ता वाले कांसे
का भी प्रयोग करने लगे थे। अब देखो ये एक नई चीज मिल गई है, कांसा। कांसा सब जानते हो, जो तांबा धातु होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। जैसे तांबा जो धातु होती है उसके कोई औजार या बर्तन या उपकरण, अगर कोई सी भी चीज का वो निर्माण करते थे तो ये अपने आप में थोड़ी सॉफ्टनेस होती थी इसके अंदर। तो इसको हार्ड बनाने के लिए, थोड़ी मजबूत बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, इसमें टिन का मिलावट करके, टिन इसमें मिला के और कांसे का निर्माण कर लिया करते थे। आपको पता है कांसे का निर्माण कैसे होता है? तांबा और टिन को मिलाने से कांसे का निर्माण होता है। तो निम्न गुणवत्ता वाले, मतलब यहाँ पर अच्छे तरीके की कांसे का निर्माण नहीं हुआ था। आपको पता है एक अच्छी क्वालिटी का कांसा हमें कहाँ प्राप्त होता है? सिंधु सभ्यता में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उद्भव नहीं हुआ था। आरंभिक चरण हम कह सकते हैं, थोड़े थोड़ा स्टार्ट होने लगा था। मामूली से कुछ ना थोड़ी बहुत विशेषताएं हमें यहाँ से प्राप्त होती है ना। तो कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। मतलब इस चीज से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ कांसे की थोड़ी सी भी शुरुआत हो गई, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास की, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव होने के साक्ष्य हमें मिल गए। यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हमें प्राप्त होने लग जाते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं, ओनली थोड़े बहुत, है ना। तो इस सभ्यता के लोग निम्न गुणवत्ता, मतलब अभी शुरुआत नहीं की थी इन्होंने, केवल थोड़ा बहुत सीख रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। तो निम्न गुणवत्ता वाले तांबे की ये यहाँ पर प्रयोग हमें मिला है साक्ष्य का, निम्न गुणवत्ता वाले कांसे के प्रयोग का, ठीक है। इसके अलावा देखो, ताम्रपाषाण काल में मानव के द्वारा प्रयुक्त मृत भांडों में सर्वाधिक मृत भांड लाल रंग के और काले, ठीक है, काले व लाल रंग के सर्वाधिक मृत भांड। ये कभी कभी मिस टाइपिंग हो जाती है, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक मृत भांड काले व लाल रंग के हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कृष्ण लोहित मृत भांड कहा जाता है, या उन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, ब्लैक रेड वेयर, ठीक है, ओके। ये हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ से हमें एक अलग चीज प्राप्त होती है। क्या चीज प्राप्त होती है कि कुछ स्थानों पर यहाँ देखो गेरवे रंग, गेरवा रंग, सबसे पहले गेरवे रंग के बर्तनों का प्रयोग हमें इसी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से हमें प्राप्त होता है। ओचर कलर्ड पोइट्री, ठीक है, पोट्री, सॉरी, ओचर कलर्ड पोट्री हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। मतलब सबसे पहले गेरवे रंग के ओसीपी प्रकार के, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ओनली ऐसे नाम दे दिया जाता है, इनका फुल फॉर्म भी नहीं देते, ओनली ये ओसीपी प्रकार के बर्तन, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो देखो कुछ स्थानों से सर्वप्रथम हमें गेरवे मृत भांड, इस प्रकार के मृत भांड हमें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताओं में प्राप्त हुए। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखें हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो ताम्रपाषाणी संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थी, ये हम पहले ही देख चुके, जो मुख्य रूप से नदियों के किनारे मैदानी भागों में पहाड़ी क्षेत्रों में बसी हुई थी, ठीक है, ये चीज़ हम पहले ही देख चुके। इसके अलावा यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति होने के कारण यहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि था, इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके, मैं बता चुकी। पशुपालन ग्रामीण सभ्यता थी, तो पशुपालन और कृषि ग्रामीण सभ्यता की मुख्य विशेषताएं होती है, ठीक है। आगे हम बात करें तो देखो ताम्रपाषाणिक स्थल, हम जैसे ही हम इनकी विशेषताएं की चर्चा कर लेंगे, सारी विशेषताएं पढ़ लेंगे, तो कल हम हमारे जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता हैं इनके कौन कौन से स्थल है, उन स्थलों की हम चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ से वो सारे स्थल प्राप्त है, उनको डिटेल से देखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ से एक स्थल है नवादा टोली और जोरवे, इनके बारे में हम बाद में विस्तृत से अध्ययन करेंगे कल, ठीक है।
तो यहाँ से अनेक फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अनेक प्रकार की कृषि करने के फसलों के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पर्याप्त मात्रा में मृदभांड मिले हैं। और कौन से? चाक से बने हुए। चाक समझते हो? मिट्टी बनाने का जो चाक होता है, कुम्हार अभी प्राचीन टाइम में भी आपने कहीं देखा हो, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की जो बर्तन बनाते हैं उसमें चाक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चाक से बने हुए बर्तन मतलब एकदम सुव्यवस्थित, एकदम अच्छे सुंदर तरीके के, है ना। तो यहाँ से प्राप्त मृदभांड BRW ब्लैक एंड रेड वेयर, ये देखो कृष्ण लोहित प्रकार के सर्वाधिक मृदभांड मिले हैं, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक हमें किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं? इस तरीके के। आगे देखो, यहाँ सबसे स्पेशल चीज, पहली बार इस प्रकार के मृदभांड हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में। सबसे पहले हमें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अंदर ही हमें ओचर, कलट, पोट्री, ठीक है, हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब सबसे एक नई चीज, हम धीरे धीरे सिंधु सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे ताम्र पाषाण काल जो हमारी एज जो काल चल रहा है, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करके सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, विकास होता जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे। तो देखो यहाँ से एक नई चीज हमें पता चलती है कि यहाँ पर आने तक लोग भवनों का निर्माण करने लग गए थे, भवनों का निर्माण करना सीख गए थे, इस कला से परिचित थे। देखो हमें यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है कि इस सभ्यता के लोग भवनों का निर्माण करना सीख गए थे, मतलब घर बनाने लग गए थे, अच्छे वाले व्यवस्थित सुंदर तरीके से घर बनाना ये सीख गए थे। इसके अलावा हमें ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कि दुर्ग निर्माण, यहाँ के लोग दुर्गों का निर्माण करना भी सीख गए थे। एकदम परफेक्ट वे में नहीं, लेकिन थोड़े बहुत दुर्ग निर्माण करने की कला ये सीख चुके थे। मतलब अब हम एक विकसित सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आदि मानव वाली प्रकृति से, आदि मानव वाले जीवन से निकल चुके हैं और हम एक स्थायी निवास के साथ में हम भवनों का निर्माण कर कर एक सुव्यवस्थित जीवन जीने लग गए हैं। तो देखो भवन निर्माण कला हम सीख चुके हैं, लोग दुर्गों का निर्माण करने की कला भी यहाँ पर ये सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो जोरवे व इमाम गांव, ये जो स्थल है इनका हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। इस जगह से हमें भवन निर्माण की कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भवन निर्माण की कला के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एरन तथा कायथा और इमाम गांव, ये तीन स्थल हैं, इनको हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन तीनों जगह से हमें दुर्ग, ये नगर निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दुर्गों के निर्माण के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब अब गाँव से, गाँव के अलावा कुछ कुछ जगहों पे हमें यहाँ से नगर निर्माण के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होने लगे। क्योंकि देखो हम पहले ही पढ़ चुके कि ये स्थल ऐसा काल था जब नवपाषाण काल की समाप्ति और उसके बाद में सिंधु सभ्यता की स्टार्टिंग हो चुकी होती है ना। तो उसके बाद में यहाँ पर देखो साक्ष्य मिलते हैं नगर निर्माण के और भवन निर्माण के। अब देखो इस काल का जो व्यक्ति है वो व्यापार से परिचित हो चुका था। अब ये व्यक्ति हैं जो व्यापार करना सीख गए थे, व्यापार बिजनेस करना सीख गए थे, है ना। तो देखो यहाँ से हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग बिजनेस व्यापार करना सीख गए थे, क्योंकि आपको पता है आने वाली जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, हमें पता है वो व्यापार करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद की आने वाली सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, तो यहाँ से उसके विकास के साक्ष्य हमें प्राप्त होने लग गए थे। तो यहाँ पर कहीं स्थलों से व्यापार हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि मनुष्य व्यापार करना सीख गए थे। देखो कैसे कि इमाम गांव और नेवासा जो जगह है, यहाँ से रेशम के वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि कायथा से एक गले का हार हमें प्राप्त हुआ है।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हमें व्यापार के साक्ष्य कैसे पता चले? रेशम के वस्त्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, गले के हार मतलब आभूषण हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो लगेगा इससे कि ये लोग व्यापार करना सीख गए थे। इसके बाद में देखो, यहाँ से समाधान की अनेक प्रकार की प्रणालियां प्राप्त हुई है। समाधान की अनेक प्रकार की प्रणालियां, अंतिम संस्कार करने की अलग अलग तरीके हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखो किस किस प्रकार के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो पश्चिमी भारत में पाषाणकालीन स्थल, देखो पाषाणकालीन स्थल से पूर्ण समाधान का मतलब समझते हो? किसी भी व्यक्ति के शव को पूर्ण तरीके से या तो उसको दफना देना समाधि में, या फिर कब्र में, और या फिर अग्निदाह के द्वारा उसको पूर्ण रूप से जलाकर पूर्ण तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर देना। ठीक है, पूर्ण समाधान का मतलब समझ में आ गया? उसके किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को आधे अधूरे तरीके से नहीं, कंप्लीटली पूरे तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर देना, वो क्या कहलाता है? पूर्ण समाधान कहलाता है ना। तो पूर्ण समाधान के हमें यहाँ से पश्चिमी भारत में ये प्रथा प्रचलित थी। जबकि अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो आंशिक समाधान क्या होता है? मनुष्य की जो शव है उसको जंगलों में पटक दिया जाता था, जंगलों में रख दिया जाता था, जंगल में फेंक दिया जाता था। ठीक है, फिर क्या होता था? उसकी जो शव था वो जंगली जानवरों के द्वारा जंगली जानवर उसके शव को खा लिया करते थे। फिर जैसे शेष कुछ उसकी बच गई, जैसे हड्डियां, ठीक है, हड्डियों के अलावा जैसे हो सकता है उसके कुछ आभूषण हो, उसकी कोई वस्तु हो, उन चीजों को लेके एक साथ, वस्त्र, आभूषण, हड्डियां, इन चीजों को एक साथ लेके फिर उसको अंतिम क्रिया करना, उसको जमीन के अंदर दफनाना, वो क्या कहलाता है? आंशिक समाधान। तो देखो ये दोनों प्रकार के समाधान की प्रणाली यहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। इसके बाद में देखो, अगर हम बात करें, देखो महाराष्ट्र से किस प्रकार की प्रणाली हमें प्राप्त हुई है। पश्चिमी भारत की हमने देख ली, पूर्वी भारत की हमने बात कर ली, महाराष्ट्र, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर जो किसी का शव होता था, व्यक्ति का शव होता था, उसका सिर उत्तर दिशा की तरफ, तो सिर उत्तर दिशा की तरफ हुआ तो पैर अपने आप दक्षिण दिशा की तरफ हो गए। ठीक है, तो सिर उत्तर दिशा की तरफ, पैर दक्षिण दिशा की तरफ, हमें इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा सुदूर दक्षिण मतलब केरल, अपने भारत में केरल दक्षिण में सबसे लास्टतम, ठीक है, मतलब सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है तो केरल है ना, दक्षिण भारत में केरल। तो यहाँ पर हमें कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए? सिर्फ पूर्व दिशा में, इधर व्यक्ति का सिर है केरल में। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में तो इसका सिर इधर उत्तर दिशा में। महाराष्ट्र में हमें कैसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं? व्यक्ति का सिर उत्तर दिशा में। ठीक है, केरल की बात करें तो पूर्व दिशा में। इस प्रकार की हमें प्रणालियां यहाँ पर प्राप्त होती है। अब नेवासा से देखो, यहीं से अभी हमने पहले पढ़ा था, एक जगह एक साथ 10 बच्चों के शवों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में अब धीरे धीरे व्यक्ति में धार्मिक भावना उत्पन्न
होने लग गई। हमने पहले के कालों में देखा कोई धार्मिक भावना नहीं थी, कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं थी, कोई सारी चीज़ों का विकास नहीं हुआ था, व्यक्ति इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ था, अनजान था, है ना। तो अब ताम्र पाषाणिक काल के अंदर आते आते व्यक्ति में धार्मिक आस्था बढ़ चुकी थी और यहाँ से अनेक स्थलों से मूर्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, किस किस प्रकार की मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है, तो देखो इमाम गांव जो स्थल है यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। एक मूर्ति हमें इस प्रकार की प्राप्त होती है जो लगता है कि वो किसी देवी की होगी। ठीक है, इसके अलावा मालवा और बालाथल से सांड या वृषभ की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में धार्मिक आस्था विकसित होने लग गई थी। ये सारी चीज़ें हम इसकी विशेषताओं में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है ना। तो आगे देखो, यहाँ से अनेक प्रकार के ताम्र भंडार भी हमें प्राप्त हुए हैं। एक ही जगह से बहुत सारे तांबे के औजारों के भंडार, एक ही स्थल से बहुत सारी चीज़ें हमें तांबे की प्राप्त हुई है। तो इसमें देखो, कानपुर के पास बिठूर से गुगेरिया नाम की देखो ये तो हो गया यूपी में। ठीक है, और गुगेरिया मध्य प्रदेश से हमें सर्वाधिक भंडार प्राप्त हुए हैं, जिसमें तांबे के लगभग 424 उपकरण थे। ठीक है, यहाँ से तांबे के लगभग 424 उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कानपुर से, बिठूर से और गुगेरिया एमपी से। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। मतलब इस चीज़ से क्या अनुमान लगाते हैं हम, इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये ताम्र विकसित रूप से ताम्रपाषाण, यहाँ पर तांबे की प्रचुर मात्रा में यहाँ पर तांबे का प्रयोग किया जाने लग गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे अलग बात हमें प्राप्त हुई है, अलग चीज हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। मानव आकृतियां, तांबे से निर्मित मानव आकृतियां, मतलब या तो वो तांबे की मनुष्य की मूर्तियां बनाते होंगे, और उससे एक ये भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद वो उनकी पूजा करते होंगे। और उससे पहले हमें मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, मिट्टी से प्राप्त आभूषण, मिट्टी की हर एक चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण काल, तो यहाँ जो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई वो ताम्र निर्मित थी। तो देखो यहाँ से हमें सर्वाधिक मानव आकृतियाँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में भी मदरपुर नाम का कोई जगह है, कोई स्थान है, यहाँ से हमें 31 मानव आकृतियाँ मानव की आकृति या मूर्तियां, ठीक है, यहाँ से हमें प्राप्त होती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मदरपुर नामक स्थान से। ठीक है, 31, संख्या कितनी है? 31। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो आज हमने ताम्रपाषाण कालीन सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया। कल से हम इनके स्थलों की चर्चा करेंगे। तो कल हम इसके सारे स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप बताइए। ठीक है, ओके। तो ठीक है, डेली 11 बजे मॉर्निंग में हमारी क्लास आती है लाइव, तो आप सबको इसमें ज्वाइन करना है। आपको कोई भी एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर जैसे मान लो आपने किसी भी दिन एक क्लास मिस कर दी, अगर आप उसको छोड़ के आप नेक्स्ट क्लास देखोगे तो आप पिछले वाले सारे पार्ट को जो छूट जाएगा, आपको नेक्स्ट वाली क्लास उसमें समझ में नहीं आएगी। तो इसी के साथ आज हमारे क्लास का सेशन यही समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।